नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्रहित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुपर फास्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं विद मैप के साथ, यानी मानचित्र को दिखाएंगे और क्वेश्चंस को उड़ाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे दोस्तों, क्योंकि लाइफ मैनेज से ही चलती है। पहला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यानी अगर हम बात करें जो आपका इंडियन डेजर्ट है उसकी जो महत्वपूर्ण रिवर है वो पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो है आपका भारतीय मरुस्थल, यहाँ इस प्लेस से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान में मरुस्थल जो फैला हुआ है उसको जल्दी से कमेंट करिएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ बता देना चाहते हैं, विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, जो 11 से 12 देशों में फैला हुआ है। लीबिया, चाड, माली, मोरक्को, है ना, इस तरीके से। तो यहां पर फिलहाल हम क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं, तो लूनी के साथ जाएगा। इससे 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। देखिए, ये लूनी जो नदी है वो विलुप्त नदी कहलाती है। साथ ही साथ यहां से क्वेश्चन बनता है कि लूनी नदी को और क्या कहा जाता है? तो यह राजस्थान की सरस्वती भी कहलाती है, यानी राजस्थान में क्या कहलाती है? सरस्वती नदी भी कहलाती है। साथ ही साथ अजमेर से निकलकर कक्ष किरण में विलुप्त भी हो जाती है। गाइस, ऑप्शन फर्स्ट हमारा लॉक हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुजी वर्ल्ड राष्ट्रहित में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जिस तरीके यहां से क्वेश्चंस आप देखेंगे वही एनसीईआरटी वेस्ट क्वेश्चंस एग्जाम में ट्रेंड होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आंसर चला जाएगा समुद्रगुप्त के साथ, यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम अवंती की बात करें तो कहीं ना कहीं अवंती जो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित था, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बौद्ध धर्म का जो प्रतिपादक, या हम कहें कि बौद्ध धर्म किसने दिया, तो भैया कौन हो जाएंगे? महात्मा बुद्ध जी ने। अच्छा, कोई हमें बताएगा कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? कमेंट करिएगा, फटाफट कमेंट करिएगा कि बचपन का नाम क्या था, ठीक है ना। चलें आगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? तो यहां से 3 से 4 क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अगर पूछे कि मौलिक कर्तव्य, तो आप मारिएगा रशिया। रशिया ऑप्शन में ना हो तो आप मारिएगा सोवियत संघ, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, तो आप अमेरिका मारिएगा। अगर आपसे ये पूछे कि ये बताइएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जल्दी से कमेंट करो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या जापान से ली गई है? अगर क्वेश्चन में संघात्मक व्यवस्था बताए तो कनाडा मार दीजिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन बताए तो अमेरिका मार दीजिएगा, है ना। पद बताए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के, तो आप अमेरिका मार दीजिएगा। इसी तरीके से आपकी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आंसर क्या चला जाएगा? फिलहाल मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो हम डी के साथ जाएंगे। वर्तमान समय में ये कितने हैं? तो हम 11 कहेंगे। किससे आए थे? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय बेंगलोर में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या चला जाएगा? बी के साथ। बेंगलोर ये वही वाला है जिसको हम इसरो कहते हैं। याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोले तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ये इसरो है, यह संक्षिप्त रूप है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। और याद ये भी आपको रखना है कि बेंगलोर को कहा जाता है क्या? सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। कैपिटल क्या है? किसकी कैपिटल है? ये कर्नाटक की कैपिटल है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें फटाफट। राष्ट्रहित में क्वेश्चन नंबर 6, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा, चेचक के लिए टीके का आविष्कार है ना, ये फटाफट बताएंगे। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, सोचने के लिए 10 सेकंड मिलते हैं, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लॉक कीजिए, जवाब को यहां पर कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें तो एडवर्ड जेनर, यानी अगर आपने ऑप्शन नंबर सी मारा है तो बिल्कुल ठीक है आप। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हम लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है कागज उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों में, या फिर पीड़कनाशी उद्योग के जो कर्मचारी होते हैं उनमें।
देखिए बहुत सिंपल सा है, मैंने लॉजिकली आपको बताया था पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था एक होता है ब्लैक लंग्स यानी काला फुफ्फुस रोग पाया जाता है, और एक होता है श्वेत फुफ्फुस। जब श्वेत फुफ्फुस पूछे तो आप सीमेंट के उद्योग की बात करेंगे, है ना, और अगर पूछ ले भी काला तो आप कहीं ना कहीं कोयला के साथ जाएंगे, यानी हम कहते हैं ब्लैक लंग्स की बात करें तो हम कोयला में जाएंगे, श्वेत वाला सीमेंट के साथ। यहां पर फुफ्फुस का मतलब होता है लंग्स, यानी आपके फेफड़े पर अटैक करता है जो भी कर्मचारी इस खानों में काम करते हैं। राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 8, लोनार झील भारत के किस राज्य में पाई जाती है? देखिए दोस्तों, अगर बात करें लोनार झील, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मानचित्र में कहां पर है? तो महाराष्ट्र मानचित्र में रहा ये वाला। महाराष्ट्र की बात करें तो यह तटीय इलाका है, मुंबई इसकी राजधानी है, मुंबई बड़ा शहर है, साथ ही साथ महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ेंगे, यानी ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, जल्दी से बताइए, ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? लोनार हमारा बी के साथ। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट, फटाफट, फास्ट, सिंपल क्वेश्चन। नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हर शेरने का दिल से सैल्यूट है दोस्तों। आवाज थोड़ी सी बदली होगी, माफी चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत में किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन जाएगा सी के साथ, उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट चमोली। यह दोस्तों वही वाला पार्ट है जहां पर चिपको आंदोलन दशक था 1970 वाला। 1970 के दशक में चिपको आंदोलन, जब उत्तर प्रदेश इसका पार्ट रहा करता था, संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश एक ही भाग था, अलग हो गया था उत्तराखंड से। कौन सा? उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा 1970 के दशक में चमोली जिले के रैडी गांव में चिपको आंदोलन को शुरू किया गया था। फिलहाल ऑप्शन क्या चला जाएगा? नंदा देवी के साथ सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैक डेथ बोले तो काली मौत किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे, काली मौत किसे कहा जाता है? कैंसर, प्लेग, एड्स एंड मलेरिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा गाइस किसके साथ? ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा, प्लेग। प्लेग किससे होता है? मैंने कहा सर चूहे से होता है। प्लेग को ब्लैक डेथ कहा जाता है। ये कई बार बच्चों ने एग्जाम में क्वेश्चन गलत किया है, यानी प्लेग उनको आता ही नहीं दिमाग में कि सर प्लेग भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। काली मौत, अगर हिंदी में भी ऐसे लिख के आ जाए ना कल को कि ब्लैक डेथ जो है किसे कहा जाता है, तो ब्लैक डेथ जो है प्लेग को कहा जाता है, काली मौत जो है प्लेग को कहा जाता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 11, भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? क्या बात है, जबरदस्त। उकाई सिंचाई जो है परियोजना किस राज्य में स्थित है? जल्दी से ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। तो यार याद रखो दोस्तों, यहां गुजरात हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है गुजरात दोस्तों यहां पर पूछता है किस नदी पर? तो उकाई बांध ताप्ती नदी पर। कल को क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या करोगे नदी के लिए? तो ताप्ती नदी आप कहोगे सर बताया नहीं, यानी गुजरात स्टेट है। उकाई सिंचाई परियोजना के लिए स्टेट कौन सा है? गुजरात है। किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। ठीक है ना, किस जिले में है? तो अगर जिला की बात करें तो सूरत जिला। ठीक है, सूरत जिला, यह भी आपको याद रखना है, सूरत में है, ताप्ती नदी है। ठीक है, स्टेट गुजरात है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? मसालों बोले तो आप जो है सब्जियों में यूज करते हो, है ना, ये मसाले होते हैं, नहीं तो आप जो है गलत मैटर पे चले जाओ भाई, है ना, क्योंकि आज का युवा वर्ग जो है मसालों का मतलब समझ रहे हो क्या समझता है भाई? वही बोले तो पुड़िया खाना, ये सब सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये करना भी नहीं, अगर कर रहे हो तो छोड़िए इसको। मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर चला जाएगा वही भैया केरल वाला पार्ट, क्योंकि पुर्तगाली का उद्देश्य ही था भारत से जो प्रसिद्ध मसाले हैं उनको यहाँ से ले जाना और 4 से 5, 10 से 12 गुने में अपने वहाँ पुर्तगाल में जाके बेचना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ चला जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम एक स्टेडियम से लेते हैं। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बना हुआ है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बना हुआ है? बहुत
सारे बच्चे इस वीडियो में क्रिकेट के प्रेमी होंगे। ज़रा हमें कमेंट करके बताएं उन्होंने अपनी लाइफ में सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, बहुत सारे जो है क्रिकेटर को पसंद किया होगा, उनके मैचेस भी देखे होंगे। अब हमें ये बता दो भाई कि फिरोज शाह कोटला है कहाँ पर, देखा है तो बताना पड़ेगा। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम से 2 क्वेश्चन बनेंगे। फिलहाल मोदी सरकार ने इसका नाम बदलकर कुछ और कर दिया है, एग्जाम के लिए आ सकता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ, नई दिल्ली के साथ ही साथ फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को बदलकर अब अरुण जेटली स्टेडियम जाना जाएगा। अरुण जेटली, ठीक है ना, क्या अरुण जेटली जो है क्रिकेट स्टेडियम क्या हो गया है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या हो गया है, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। रिलेट कहां से करेगा, दिल्ली से करेगा, यानी आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उगादि पर्व यह भारत के कहां पर मनाया जाता है, कर्नाटक क्षेत्र में। कौन सी भाषा, तेलुगु भाषा रिलेट करेगी। छोटा पार्ट तेलुगु का कर्नाटक में भी रहता है। कर्नाटक और तमिलनाडु में यह त्योहार, यह पर्व प्रमुख रूप से मनाया जाता है। तो हमारा सबसे प्रायोरिटी पहली किसके साथ जाएगी, कर्नाटक के साथ। कर्नाटक भारत का कौन सा राज्य है मैप में, येलो कलर का, ठीक है ना। राजधानी बेंगलुरु के साथ, सिलिकॉन वैली यहीं पे है, यानी बेंगलोर है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, ठीक है ना। कॉफ़ी किससे प्राप्त होती है, बीजों से प्राप्त होती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोसांग उत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य का हिस्सा है लोसांग उत्सव? अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंट देना चाहता हूँ कि लोसांग उत्सव पूर्वोत्तर का हिस्सा हो सकता है, पूर्वोत्तर राज्य में है। बताइए, जल्दी से बताइएगा। लोसांग उत्सव जो है मनाया जाता है तो पूर्वोत्तर में है। अब आप कहोगे सर पूर्वोत्तर में तो 2 ऑप्शन है, एक तो अरुणाचल प्रदेश है और एक तो सिक्किम है। तो पूर्वोत्तर का मतलब है ये वाला, बहुत पूर्वोत्तर में नहीं, सिक्किम देख रहे हो आप, ये वाला है ऊपर वाला ब्लू वाला हिस्सा, यानी ऑप्शन जाएगा सी के साथ। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है ना। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, सबसे कम क्षेत्रफल गोवा में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रफल राजस्थान। आगे बढ़ें, यानी सी के साथ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए दोस्तों, आने वाले इस वीडियो में लोकसभा राज्यसभा से 2-3 क्वेश्चन लेंगे जो बदल चुके हैं वर्तमान के परिदृश्य से, यानी लोकसभा में इतने सदस्य मनोनीत करता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति इतने सदस्य मनोनीत करता है, तो वो सब कुछ बदल चुका है। लेकिन क्वेश्चन का क्राइटेरिया तो पूछ सकता है ना, इसलिए क्वेश्चन के आंसर आपको पहले वाले क्राइटेरिया से लगाने हैं। लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो आप याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। अगर कल को यह क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों याद रखना है, आंसर जाएगा बी के साथ, प्रधानमंत्री द्वारा। लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं पूछा है। लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन, अध्यक्ष का निर्वाचन कोई नहीं करता, कोई भी नियुक्ति नहीं करता है। इसकी आंसर जाएगा किसके साथ, बी के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर, राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति क्या बुलाता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन दोनों को एक ही छत के नीचे क्या बुलाता है, बैठक बुलाता है। इसके भी सदस्य यहाँ पर होते हैं, इसके भी सदस्य यहाँ पर होते हैं। तो जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कौन बुलाएगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो आंसर होगा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। जब क्वेश्चन में आ जाए कि बुलाने के बाद अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता वहां पर करेगा स्पीकर महोदय, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ लॉक होगा। दोनों को समझने की कोशिश करें। संयुक्त अधिवेशन 108 कहता है कि भैया राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मतभेद हैं, यानी बन नहीं रही है कोई भी विधेयक के संबंध में, तो एक छत के नीचे बुलाएंगे और सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। तो वहां पर अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता करेगा दोस्तों वहां पर लोकसभा अध्यक्ष, बोले तो स्पीकर महोदय। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18, धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में मनाया जाता है, उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि धार्मिक त्योहार डांडिया जो मनाया जाता है दोस्तों, यह गुजरात में मनाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर किसके साथ, फर्स्ट के साथ। ठीक है, चलें आगे।
गुजरात में कपास और काली मिट्टी का स्थान पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। इनमें से किस त्योहार में नौका दौड़? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यहां से 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन आएंगे। चारों क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है। चारों क्वेश्चन को नोट कर लो स्टार बना के, क्योंकि मुझे बहुत आकिब है दोस्तों एनसीईआरटी में कितने बार क्वेश्चंस पिछले पूछे जा रहे हैं। तो पूरी तरीके से ध्यान लगाओ। कभी कभी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आप कहते हो सर ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था, ये देखिए काम आ गया। इनमें से किस त्योहार में नौका दौड़? अब नौका दौड़ दोस्तों होती है एक्चुअल में, रिलेट करो, दिमाग लगाओ कि नौका दौड़ कहाँ का पर्व है। नौका दौड़ एक्चुअल में केरल में होती है सबसे ज्यादा। केरल में नौका दौड़ प्रसिद्ध है, ठीक है। तटीय इलाका है, तमिलनाडु भी तटीय इलाका है, लेकिन केरल में क्या होता है, नौका दौड़ होता है। अब बात आती है सर केरल में नौका दौड़ है तो केरल में जो है कौन सा त्योहार? अब ऑप्शन तो भैया राज्य है नहीं, तो आप याद रख सकते हो कि असम जो है, असम संबंध करता है बिहू से, और ओणम संबंध करता है केरल से, ठीक है, और पोंगल संबंध करता है दोस्तों तमिलनाडु से, ठीक है ना। तो यार यहां से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो यहां नौका दौड़ आएगा तो आंसर क्या होगा? केरल के साथ। अगर कल को क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए अलग से कि बिहू किस राज्य से है, तो आप कहोगे सर असम से है। ओणम किस राज्य से है, तो आप कहोगे सर केरल से है। पोंगल किस राज्य से है, तो आप कहोगे सर तमिलनाडु से है। और नवरात्रि जो है पूरे भारत का एक क्या है, पर्व है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। देखिए यहां से क्वेश्चन आएंगे अब, और ये वर्तमान परिदृश्य से बदल भी चुके हैं, तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो भारतीय समुदाय को नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा में कितने एंग्लो भारतीय समुदाय को नियुक्त करता है? तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जब लोकसभा में पूछे तो हम जो है एंग्लो भारतीय यानी एंग्लो इंडियन 2 मारेंगे, राज्यसभा में 12 मारेंगे। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी। अगला क्वेश्चन 21। भारत में लोकसभा का विघटन, विघटन का मतलब होता है पूरी तरीके से खत्म करना यानी भंग कर देना। भारत में निम्न सदन लोकसभा कहा जाता है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो आंसर जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, प्रेसिडेंट करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट में ही ये अधिकार शामिल होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? जरा कमेंट करने की कोशिश करें। क्या बात है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? यहां पर आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर चला जाएगा कोचीन के साथ। कोचीन इज अ सिटी इन साउथ वेस्ट इंडिया, यानी साउथ वेस्ट इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वो है केरला स्टेट में। यानी रिलेट किससे करेगा? कोचीन, ये दोस्तों रिलेट करेगा केरला से रिलेट करेगा, ठीक है ना। केरल से रिलेट करेगा, जहां का जो पर्व है ओणम है, यहां से संबंधित नौका दौड़ होती है। यहां दोस्तों उत्पादन नारियल का सबसे ज्यादा होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में लगता है? यानी आप सभी जानते हो इतने इतने प्लेस हैं महाकुंभ के, तो महाकुंभ जो है कितने सालों में लगेगा, कहां कहां लगेगा? जितनी जानकारी हो कमेंट करो। तो फिलहाल आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है आज, ठीक है ना, यानी इस साल लग रहा है। अगर मैं आपसे कह दूं कि 2021 या 2022 में लग रहा है, 2021 में अगर मैं मान लेता हूं, तो यहां से आपको जोड़ देना है 12, ठीक है ना। तो 12 साल बाद ही यहां पर लौट कर लगेगा, 12 साल बाद जो है लगेगा। अर्धकुंभ 6 साल में लगता है, अर्धकुंभ पूछेगा तो 6 साल में, और महाकुंभ पूछेगा तो 12 साल में। क्वेश्चन नंबर 24। वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता था उसका नाम क्या था? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो यहां पर शिवाजी यहां पर लिख लेना, यानी शिवजी कह सकते हो, शिवाजी यहां पर होना चाहिए। शिवाजी ने जीता था, उसका नाम था दोस्तों तोरण था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए के साथ चला जाएगा, 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यहां से बनेंगे 3 से 4 क्वेश्चन। बोले सर कौन से? मैंने कहा एक तो पूछेगा जलप्रपात कौन सा है, दूसरा पूछेगा किस नदी पर है, तीसरा पूछेगा किस राज्य में है। तो समझिएगा कि यहां पर चला जाएगा जोग जलप्रपात। पहला क्वेश्चन जोग हो गया। दूसरा क्वेश्चन जोग जलप्रपात का नाम क्या है? दूसरा गरशोप्पा जलप्रपात, ठीक है ना, गरशोप्पा जलप्रपात। तीसरा क्वेश्चन ये बन गया है कि ये बताओ दोस्तों जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है, ठीक है ना, शरावती नदी पर है। जोग जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26।
पुष्कर मेला कहाँ लगता है? लखनऊ, अजमेर, कन्याकुमारी, उदयपुर। तो याद रखिएगा, पुष्कर जो मेला लगता है वो लगता है पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के किस शहर में? अजमेर शहर में। राजस्थान के अजमेर शहर में पुष्कर मेला लगता है, यानी ऑप्शन जाएगा बी के साथ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहां से 3 क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूं। एक तो मैं बताना चाहता हूं कि ए विटामिन का जो संचयन होता है वो यकृत में होता है, यानी लीवर में होता है। अगर कल को क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ए विटामिन कहाँ मनुष्य के शरीर में संचित होती है, तो यकृत में, लीवर में। अगर पूछ दिया जाए कि भंडारित होने वाला ना, यानी कौन सा ऐसा होता है जो पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है, जिसका भंडारण हो ही नहीं सकता है, तो आंसर किसके साथ चला जाएगा? डी के साथ चला जाएगा। यानी विटामिन जो ई होता है, इसका जो है संचयन हमारी बॉडी में होता नहीं है, यानी हमारी बॉडी में होता नहीं, कलेक्ट नहीं हो सकता, विटामिन ई चला जाएगा। इससे कौन सा रोग हो जाता है? इससे दोस्तों यहां पर आपकी लिंग ग्रंथियों में रोग हो जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए, सी, ई, के। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ, यानी हमारा ये हो जाएगा लॉक। प्रतिरक्षा का मतलब है कि शरीर में हानिकारक तत्वों से बचाना। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय भूमि से छोड़ा जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा है? भारतीय भूमि से छोड़ा जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर किसके साथ? रोहिणी फर्स्ट के साथ चला जाएगा। हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करेंगे आने वाले 10 मिनट के अंदर। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो याद रखिएगा, मछलियों के यकृत के तेल में, यानी मछलियों का जो लीवर होता है, फिशेस की बात करते हैं ना, हम कहते हैं ना फिशेस ऑयल, यानी इस कैप्सूल में ये है, इस कैप्सूल में वो है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बताऊं 99% जो दवाएं हमारे मार्केट में मिलती हैं मेडिकल स्टोर पर, उसमें फिशेस का जो इस्तेमाल होता है, यानी फिशेस का रोल बहुत होता है, अहम रोल होता है। तो याद रखिएगा, यहां पर जो आंसर चला जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। यह क्या करता है? ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी हमें कहाँ से मिल सकता है? सूर्य से मिल सकता है। विटामिन डी हमें कहाँ से मिल सकता है? हमें मिल सकता है कैल्शियम प्लस, यानी हम कह सकते हैं दूध से मिल सकता है, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत जो है सूर्य का सुबह का प्रकाश होता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। काला जार किससे संचारित होता है? काला जार दोस्तों, यहां पर बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि काला जार रोग है और ये दोस्तों सिकता मक्खी से होता है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 32 मानचित्र के साथ। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? और भारत का सबसे बड़ा, क्या कह सकते हो, जल्दी से बताओ, क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो राजस्थान के साथ, तटीय के साथ गुजरात। याद रखिएगा, सबसे बड़ा राजस्थान चला जाएगा मरुस्थल के लिए, क्योंकि हम कहते हैं कि भारत में जैसलमेर वाला पार्ट, ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं जो राजस्थान में मिलते हैं, जिसका इलाका काफ़ी रेतीला इलाका है। यहाँ पर वर्षा जो है कितनी होती है? 0 से 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, इस तरीके के जो है इलाके में डिवाइडेशन है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत देश का सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखिएगा 33 का आंसर क्या चला जाएगा? कांडला के साथ। और ये कांडला है कहाँ पर? ये कांडला है गुजरात, पार्ट ऑफ गुजरात में कांडला पड़ता है। इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन यही बन गया कि भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, यानी ज्वारीय बंदरगाह जब आ जाए तो ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कहां पर है? सर ये गुजरात में है, ठीक है ना, ये कहां पर है? गुजरात में है। तीसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ये बताइएगा कि ये जो है इसका नया नाम क्या हो गया है? तो पंडित दीनदयाल बंदरगाह इसका नया नाम बदलकर कर दिया गया है, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, तो आंसर जाएगा 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 34, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जवाब दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है।
तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा। फतेहपुर से रिलेट करने वाला बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था, तो डी के साथ चला जाएगा, डी लॉक हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पर। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख हमारे वेदों में या पुराणों में या उपनिषदों में या अथर्ववेद में कहां पर मिलता है, जरा जवाब दीजिएगा। क्या बात है। तो दोस्तों याद रखना है कि यहां गायत्री मंत्र जब पूछता है ना, तो हमें मारना है किसके साथ, हमें ऋग्वेद में मारना है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन हमारा साहब ए हो जाएगा, ठीक है, ऋग्वेद। इसके साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं कि ऋग्वेद हमारा प्रथम वेद है, दूसरा हमारा हम यजुर्वेद कह सकते हैं, तीसरा हमारा सामवेद कह सकते हैं, और चौथा हमारा अंतिम वेद अथर्ववेद माना जाता है। वेद प्रारंभ में 3 ही थे, इसलिए वेदों को त्रिवेद कहा जाता था, ठीक है ना। बाद का वेद अथर्ववेद है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा गाइस, वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पर। किस मुगल सम्राट के शासन को, किस मुगल सम्राट के शासन को स्वर्णिम युग कहा जाता है। किस मुगल सम्राट के शासन को यानी शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, शाहजहां। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहांगीर के काल को हम कह सकते हैं चित्रकला। चित्रकला का पारखी था मुगल सम्राट बोले तो जहांगीर दोस्तों। और याद रखिएगा सबसे ज्यादा हिंदुओं की सेना थी किसके काल में, औरंगजेब के काल में। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था, अकबर ने बुलंद दरवाजा। अकबर की बात करें दोस्तों तो अनपढ़ शासक भी कहा जाता है अकबर को, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ। आगे बढ़ेंगे, विद्वान सबसे ज्यादा कौन सा शासक था मुगल सम्राट में, वो भी अकबर था। आगे बढ़ेंगे 37। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है इस क्वेश्चन का 37 नंबर का आंसर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ, लोकसभा के साथ। लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत हो सकता है, राज्यसभा में इसे किया नहीं जा सकता है। गया अगर अमान्य राज्यसभा ने कर दिया तो कोई भी फर्क धन विधेयक पर नहीं पड़ेगा। धन विधेयक की जो शक्तियां होती हैं वो केवल लोकसभा में ही निहित होती हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38। गाय का दूध पीला सफेद रंग का होता है, यानी आप कह सकते हो पीला कलर, ठीक है, जिसका कारण क्या होता है। गाय का दूध हल्का पीला होता है, आपने देखा होगा, लेकिन रियलिटी क्या होती है, आखिर भैंस का दूध क्यों नहीं इतना जो है पीला होता है जितना गाय, यानी अगर हम कंपैरिजन करें दोनों में, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा, क्योंकि कैरोटीन इंपॉर्टेंट है। केसीन हम डायरेक्ट नहीं मार सकते, केसीन तो यहां पर भैंस के दूध में भी मिल जाएगा, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैरोटीन। कैरोटीन का ये वही कारण है दोस्तों, रीजन क्या है कि यहां पर उसका जो है पीला रंग होने का जो मेन रीजन है वो कैरोटीन है, इसलिए केसीन के साथ साथ कैरोटीन वाला हम ऑप्शन लगाएंगे, अकेले केसीन नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 39। राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुजी वर्ल्ड राष्ट्र हित में, ये अपना परिवार है दोस्तों। और याद रखना है ये प्यार आपने दिया है, एग्जाम भी क्रैक आप ही करेंगे, और 50% मेहनत हम करेंगे, 50 आप करेंगे, दिमाग लगा के क्वेश्चंस पेपर को उड़ा देंगे, क्लियर है, एग्जाम हॉल में बैठ के। राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो याद रखना है 39 का आंसर थर्ड के साथ चला जाएगा। जब राज्य सरकार पूछेगा तो मुख्यमंत्री, जब हम केंद्र सरकार पूछेंगे तो फिर प्रधानमंत्री, दोनों में फर्क है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना घंटे आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है। तो आपको अगर मैं बताऊं कि यार देखो ये पृथ्वी है, और पृथ्वी से अगर मैं यहाँ पर एक अपना स्टैंडर्ड यानी जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी निर्धारित करता हूं, और भारत हमारा जो यहाँ पर है हम कहते हैं कि 5.5 घंटे जो है क्या होता है प्लस, याद रखना है ऑप्शन में प्लस 5.5 लिखा हो माइनस 5.5 लिखा हो, तो दोनों में फर्क समझना। प्लस 5.5 का मतलब आगे है, और ऑप्शन में अगर ये दिया हो तो आपने अगर गलती से ये टिक कर दिया तो आपका गलत है, ये तो भैया पीछे है हो जाएगा। तो इसलिए डी ऑप्शन आपका सटीक बैठेगा, हमें डी ही मारना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41, लास्ट के 10 प्रश्न बहुत ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, यानी वर्तमान में वो ग्रह है ही नहीं, सैटेलाइट है ही नहीं, लेकिन अभी क्या है उसे हम मानते हैं। दोस्तों यहां पर जो आंसर चला जाएगा वो आंसर किसके साथ चला जाएगा, वो आंसर चला जाएगा 41 के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए के साथ चला जाएगा, ठीक है, ए के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे 42 बताइए, जवाब दीजिएगा, क्या बात है।
देखिए दोस्तों, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? जरा जवाब दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। तो सूर्य के संगठन में जो सहायक गैसेज हैं वो है हीलियम और हाइड्रोजन। हमने आप सभी को बताया है कि हीलियम और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो कहीं ना कहीं कितना होता है, 71% एंड 26% होता है। तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं हीलियम हाइड्रोजन वाला जो ऑप्शन होगा मैं वही मार दूंगा। हीलियम हाइड्रोजन वाला ऑप्शन कहां पर होगा? ऑप्शन नंबर डी में होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए, अभी मैंने आपसे बात करी है कि हाइड्रोजन हीलियम का परसेंट क्या होता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? तो मैंने कहा 71% हाइड्रोजन है, बाकी 20% क्या 26% आपका हीलियम है, और बाकी जो है कुछ परसेंट बचा हुआ है वो है अन्य तत्वों में। तो यहां पर जो आंसर चला जाएगा वो 71% के साथ हाइड्रोजन हो जाएगा। 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त बृहद वृत्त यानी ग्रेट सर्किल है? ग्रेट सर्किल दोस्तों कौन सा है? जरा जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा। जो ग्रेट सर्किल है हम ये कह सकते हैं ये रहा 0 डिग्री, ये है आपकी मकर रेखा, ये है आपकी, भाई मकर रेखा नहीं है, हमेशा नॉर्थ में क्या होती है? कर्क रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मकर रेखा कहाँ पर होती है? नीचे होती है, ठीक है ना। यानी ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच जो आती है दोस्तों वो हमारी क्या होती है? मकर रेखा। तो फिलहाल यहाँ पर जो हमारा जो उदाहरण चला जाएगा वो भूमध्य रेखा यानी जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर कीजिएगा। तो हमने आपसे ये कहा, अभी अभी बोला था कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा है जो सबसे बड़ी है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम कह सकते हैं ऊपर, और हम कह सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नहीं कह सकते डायरेक्ट, क्या? तो 23.5 डिग्री ये नॉर्थ वाला है, ये साउथ वाला है। मैं दक्षिणी क्यों लूंगा? मुझे दक्षिण से मतलब नहीं है, इसलिए कर्क रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और ये कर्क रेखा जो होती है वो उत्तर में होती है, क्योंकि ये भारत के कहां पर? भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो हमें ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46, 73वां जो संविधान संशोधन है, यानी 73 का मतलब है 73, संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बताइए, जवाब दीजिएगा। तो हम ये कहेंगे कि 73 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप एक बार कहीं भी सर्च करके देख लेना, इतनी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप कह नहीं सकते। यानी ऑप्शन नंबर 2 के साथ पंचायती राज। पंचायती राज कहां से शुरू हुआ? राजस्थान से। राजस्थान में कहां? नागौर। कौन सा समय काल था? जवाहरलाल नेहरू का समय काल था। आगे बढ़ेंगे, 47, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। याद रखिएगा, यहां से 2 क्वेश्चन। भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कर्क रेखा, ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटने वाली रेखा मकर रेखा, पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा जो है भूमध्य रेखा। तो हमें पृथ्वी बताना है ना, तो पृथ्वी के लिए हमें बीच से काटनी पड़ेगी, यानी हमारा जो पृथ्वी को काटेगा वो इक्वेटर काटेगा, भूमध्य रेखा काटेगी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 पर, चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो याद रखो 2 क्वेश्चन बनेंगे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से बनेंगे 2 क्वेश्चन। चंद्र ग्रहण हमेशा घटित होता है पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण हमेशा घटित होता है पूर्णिमा को। और अगर कल को क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, तो अमावस्या को। ग्रहण कब पड़ता है? तो ग्रहण दोस्तों पड़ता है जब चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी ये तीनों क्या हो? ये एक लाइन में हो, ठीक है ना। तभी कहीं ना कहीं ग्रहण पड़ेगा, चाहे चंद्र ग्रहण पड़े चाहे सूर्य ग्रहण पड़े, होने तीनों लाइन में चाहिए। यही ग्रहण पड़ने की क्या है? एक नियम व्यवस्था कही जाती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49। सब्सक्राइब करने के लिए हर बहन, हर भाई, हर शेर, हर शेरनी का दिल से धन्यवाद। निम्नलिखित में किसे शुक्र ग्रह कहा जाता है? यानी शुक्र ग्रह दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है, उसे हम वीनस कहेंगे। ऑप्शन हम सी को लॉक करेंगे। और बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 50 पर। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले दोस्तों प्रथम जो है क्या? हाँ जी, प्रथम जो है एशियाई देश का नाम बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा? बताइए, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश, लॉक कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। चलो, चीन, पाकिस्तान, भारत, जापान। अब देखिए यहां पर एशियाई देश की बात कर रहा है। एशियाई देश की बात करने का मतलब है कि यहां कुछ मजेदार होगा।
यानी ये भारत देख रहे हो ना, ये मंगल की परिक्रमा कक्षा में एशियाई देश में जो है सबसे पहला भारत है। पूरे वर्ल्ड में कौन सा है, यही आज के लिए आपका होमवर्क है। यानी पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा देश बताओ जो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला पहला जो है क्या है, पहला जो है राज्य। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। शिक्षक या शिक्षिका बनने जा रहे हैं तो 20 क्वेश्चन आप करके जाइएगा और इन 20 क्वेश्चन में हम पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे और 20 में लगभग आपका स्कोर मिनिमम 10 होना चाहिए दोस्तों, यदि आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं कि हाल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। तो जब भी हाल की बात आती है तो कोई हाल कमरा थोड़ी ना है यार, हाल का मतलब है जी स्टेनले हॉल। क्लियर है ना, आप सभी ब्रिलियंट हो, हर बहन हर भाई आप सभी जानते हो कि स्टेनले हॉल की एक परिभाषा जो सबसे ज्यादा चर्चित है कि भैया किशोरावस्था कहीं ना कहीं एक प्रबल तनाव तूफान की अवस्था है। आपने हमेशा से पढ़ के आया, सेमेस्टर एग्जाम में भी पढ़ा है। यहां पर किशोरों की बात होगी तो आंसर डी जाएगा, क्योंकि किशोरों पर सबसे ज्यादा अध्ययन करने वाला एक व्यक्ति जो जी.एस. स्टेनले हॉल ही कहलाया। क्लियर है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, आपके माइंड को चेक करेगा। हमने आपसे पहले कहा है कि पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा मिलेंगे जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा ट्रेंड होते हैं। बालकों में अभिप्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखिएगा, अभिप्रेरणा के संबंध में, अभिप्रेरणा का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति को अंदरूनी तौर पर मोटिवेट करते हैं। भाई सिंपल देसी भाषा में अगर बात करें तो हम कहेंगे कि अगर हमें किसी को मोटिवेट करना है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छी दिशा में जाएगा और यह छात्रों में रुचि बढ़ाने का कार्य करता है। हमसे पूछा है नहीं है, मतलब 3 तो सही होंगे, एक नहीं है, एक निगेटिव वाला हमें आंसर बता देना है। यह व्यक्ति के लक्ष्य को, जो व्यक्ति का जो लक्ष्य होगा उसको पहुंचने के लिए मजबूर करती है, क्या यह होगा। आंतरिक वह दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, बिल्कुल अंदरूनी होती है और बाहरी होती है। यह क्रिया को आगे बढ़ाती है, उसे दिशा देती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये मजबूर करना ना, ये सर निगेटिव पॉइंट है और ये निगेटिव अगर पॉइंट है तो हमारा जो आंसर भी ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, क्योंकि निगेटिव के साथ हमारा आंसर निगेटिव होता है। आगे बढ़ेंगे, मजबूर करने की कोई बात नहीं है। देखिए मजबूरी क्यों, हमें अच्छा काम करने के लिए, हमें पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अगर मजबूर होना पड़ेगा तो पढ़ना बेकार है साहब। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वैयक्तिक विभिन्नता, बोले तो इंडिविजुअल डिफरेंस, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, वैयक्तिक विभिन्नताओं का जो प्राथमिक कारण होता है वो एनवायरमेंट और हेरिडिटी होता है। अब एनवायरमेंट हेरिडिटी का मतलब है कि आनुवांशिकता, बोले तो क्या हेरिडिटी हो जाता है, और पर्यावरण का क्या मतलब है कि एनवायरमेंट हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, इस क्वेश्चन को हम भी करेंगे आज। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू हुआ था 1998 में, यानी ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। देखिए जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, इन 4 क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में ट्रेंड होते क्वेश्चन देखे गए। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में 3 चीजें बहुत पूछी जाती हैं। एक तो सामाजिक सिद्धांत, जो आपका अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है। क्या अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत हमारा क्या है, सामाजिक सिद्धांत है। विकास का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो है दोस्तों जीन पियाजे का सिद्धांत, यानी हम यहां पर जीन लिखे दे रहे हैं, गलती हो जाए कोई बात नहीं है। मनोसामाजिक सिद्धांत का मतलब है दोस्तों एरिक्सन महोदय का हो जाएगा ये सिद्धांत। तो एरिक्सन महोदय का सिद्धांत डी है। जीन पियाजे विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत और अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा पूछा है, ए हमारा लॉक हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, और दोस्तों ये रहेगा आपका पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का सुझाव किस ओर होना चाहिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का सुझाव जो होना चाहिए वो क्या विषय वस्तु की ओर होना चाहिए? जरा जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब देंगे तो, या संपूर्ण विषयों पर साधिकार चेष्टा की ओर, आर्थिक विकास की ओर, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों। तो मैं कहूंगा सर यहां पर जो
सिंपल सी बात है कि जब समस्त पक्षों पर हम यहां पर जोर देंगे तो बच्चे का चौमुखी विकास होगा। भाई बच्चे किस स्तर के हैं? प्राथमिक स्तर के हैं। हमें सुझाव किस पर देना है? पाठ्यक्रम पर देना है। और बच्चे यार तो पाठ्यक्रम के हिसाब से ही पढ़ेंगे ना, तो हमें समस्त पक्षों पर ध्यान देना है, इसलिए आंसर जाएगा डी के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक बालक अपने प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है। बिल्कुल क्लियर है। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? एक बालक आपके प्रश्न, यानी आपने जो कक्षा में यहां 4 बालक बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और आपने प्रश्न पूछा और उसमें से एक बच्चे ने आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब है पूरी तरीके से सही नहीं दिया है, लेकिन उसने थोड़ा बताया है, उसने थोड़ा बताया है, ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हो, क्या कहोगे भाई? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? बालक की ओर ध्यान ना देना, उसे सोचकर बोलने की हिदायत देना, बालक को डांटना या बालक की प्रयास की सराहना करना। हम ये कह सकते हैं डांटना हमारा निगेटिव सेंस है, ध्यान ना देना तो बच्चा कैसे बढ़ेगा, आगे से बताएगा नहीं वो। बोलने की हिदायत देना नहीं, हम बच्चे की सराहना करेंगे क्योंकि बेटा तुमने बहुत कोशिश करी और जवाब भी दिया है। आंसर जाएगा डी के साथ। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हमारा यहां पर कर्तव्य होता है कि आप सभी के लिए कम समय के अंदर बेहतरीन नॉलेज, बेहतरीन अप्रोच दोस्तों, हम क्योंकि शिक्षक और शिक्षिका ही बनाते हैं, मिलियंस बच्चे यहां पर पढ़ते हैं दोस्तों, और याद रखना है मात्र टीचर वैकेंसी पर फोकस करते हैं, इसलिए ये पता रहता है आयोग क्या पूछता है, क्या पूछने वाला है, किस कैटेगरी में पूछेगा। सब्सक्राइब करें राष्ट्रहित में। मातृभाषा शिक्षण प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना बेहतर क्यों है? मातृभाषा का मतलब समझते हो? यानी आपके घर की भाषा, आपकी जो मदर लैंग्वेज यानी मदर टंग की बात करते हैं दोस्तों। हम मात्र शिक्षण प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हैं। एक शिक्षक का दायित्व तो है कि वो अगर मातृभाषा में पढ़ाता है तो भाई सिंपल सी बात है कि वह बौद्धिक विकास में सहायक होगा, और बौद्धिक विकास में सहायक होगा तो आंसर जाएगा किसके साथ? डी के साथ, सी के साथ चला जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया, बोले तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस, जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह दोस्तों क्या है? तो जरा जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा। तो हम बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, जीन पियाजे के सिद्धांत से। इंफॉर्मेशन प्रोसेस जीन पियाजे से संबंधित है, आंसर जाएगा सेकंड के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि अगर छात्र पढ़ रहा है और उसकी आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, आर्थिक का मतलब क्या है? रुपए, पैसे, क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उसकी पढ़ाई में उसके पैसे का, उसकी बुद्धि पर उसके पैसे का प्रभाव पड़ेगा? जल्दी से बताएंगे तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्थिक स्थिति कहते नहीं होनहार विरवान के, है ना, तो हम कहते हैं कि आंसर जाएगा 2 के साथ। पढ़ने का माहौल नहीं देखा जाता, पढ़ने के लिए स्थिति नहीं देखी जाती। बस आज का एक ट्रेंड चल रहा है कि बच्चों को अगर अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया तो हमारा बच्चा डीएम नहीं बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये हमारी मानसिकता खराब है। कोई बच्चा, कोई भी व्यक्ति है, अगर सरकारी विद्यालय में सरकारी अध्यापक कोई है, वो भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहता। ये गलत है ना। मेरी आपसे उम्मीद है कि अगर आप कल को अध्यापक बनते हैं तो अपने बच्चों को आप अपने विद्यालय में जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। वैसे ही सारे बच्चे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो आंसर किसके साथ चला जाएगा दोस्तों? 11th नंबर का आंसर चला जाएगा सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने इड पर ज्यादा काम किया है, ईगो पर ज्यादा काम किया है, सुपर ईगो पर ज्यादा काम किया है। सिगमंड फ्रायड आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? आपको लिंक नीचे मनोविज्ञान की मिल जाएगी। मैं पूरी तरीके से आपको क्या पढ़ा रहा हूं, पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन क्लास पढ़ा रहा हूं। जो मैंने एक प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी उससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। ये मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो, प्लेलिस्ट की लिंक नीचे मिलेगी। हर वीडियो में मैंने एक एक सिद्धांत को 10-10 मिनट में कराया है, चित्रात्मक कराया है, पूरे यूट्यूब पर नंबर 1 कराया है। पहली वीडियो अगर आप देख लोगे तो कहोगे कि सर यूट्यूब पर कोई भी ऐसी वीडियोस नहीं है। ये रियलिटी है। बोलना दोस्तों बहुत आसान होता है, लेकिन मैंने जो किया है वो आप देखिए जाके। देखिए तत्परता का नियम एक्चुअल में होता है थॉर्नडाइक से संबंधित, और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मुख्य नियम दिए थे 3 और गौड़ नियम में आते हैं, इनके कितने आते हैं? 5 आते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम ये मुख्य नियम में आते हैं, इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये थॉर्नडाइक का मुख्य नियम था, यानी ए हो जाएगा।
बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। स्किनर के अनुसार भाषा की अभिव्यक्ति जो होती है वो कैसे होती है? जो स्किनर, अब स्किनर कहां पर माने जाते हैं? स्किनर क्या चूहे पर प्रयोग के लिए माने जाते हैं? मैंने सिद्धांत पढ़ा है, देखिए मजा आ जाएगा। स्किनर के अनुसार भाषा की जो अवाप्ति होती है, भाषा का प्रभाव जो होता है वो कैसे होता है? वो दोस्तों होता है क्लासिकल अनुबंधन के द्वारा। आंसर जाएगा 4 के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये तो क्वेश्चन आप कर लोगे यार, बहुत सिंपल है, बहुत उम्दा प्रश्न है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो आप ये कहोगे कि सर उसको हम आनुवंशिकता कहते हैं या जीन कहते हैं। तो आप याद रखना, जीन मत मारना मेरे भाई, हमेशा हेरिडिटी का प्रयोग करना, क्योंकि आनुवंशिकता ही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। आनुवंशिकता मैंने आपसे हमेशा बताया है। देखिए आपकी नानी है, जो आपकी ननिहाल में नानी बैठी हैं और आपकी मम्मी ये कहती हैं कि ये मेरे बच्चे की आंखें नानी जैसी हैं, मेरे बच्चे की जो नाक है ना वो नाना जैसी है, इसके जो है पैर जो है ना ये अपने बाबा, यानी अपने बाबा का घर आपके यहाँ है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि वहां भी आप नाती हो, यहां भी आप नाती हो बाबा के पक्ष में। तो माता पिता मातृ पक्ष से ननिहाल है और पितृ पक्ष से आपका बाबा का घर है, और उन वंशजों में जो आपके अंदर परिवर्तन हुए हैं शारीरिक, वो दोस्तों हेरिडिटी कहलाता है। हेरिडिटी का मतलब आनुवंशिकता कहलाता है। समझ में आया देसी भाषा में? क्वेश्चन नंबर 15। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, तो एक अच्छा अध्यापक क्या प्रतिद्वंद कभी नहीं होगा। सहयोग की भावना अगर नहीं कर सकेगा तो हमेशा लड़ाई का कारण भी नहीं बनेगा। आंसर जाएगा बी के साथ। परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सबसे बेहतर साधन है। आप इस कथन से क्या समझते हैं? हमने कहा यार 2 चीजें याद रखना है। एक फैमिली बोले तो परिवार, परिवार एक अनौपचारिक है और स्कूल एक औपचारिक है। अनौपचारिक वो होता है जो आपके कोई समय के अंदर आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं। जिंदगी भर आप जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो अनौपचारिक है। जहां पर आप एक लिमिट समय तक शिक्षा ग्रहण करते हैं वो स्कूल है। स्कूल जिंदगी भर तो जाते नहीं हो, इसलिए आप पूर्ण रूप से सहमत हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब्राहम मैस्लो के अनुसार बालक सबसे पहले अपनी कौन सी आवश्यकताएं पूरी करता है? याद रखिएगा, अब्राहम मैस्लो के अनुसार अगर बालक सबसे पहले अपने संपूर्ण आवश्यकताओं, नीड की बात, अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत मैं पढ़ाऊंगा अभी, अब्राहम मैस्लो की बात करें तो दोस्तों यहां पर जो आंसर जाएगा वो दैहिक हो जाएगा, और सी हमारा इंपॉर्टेंट है। उसे रोटी कपड़ा मकान चाहिए, खाना चाहिए, सम्मान चाहिए, एक ट्रायंगल का सिद्धांत आता था। सारी चीजें डिस्कस हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 18। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपके आईक्यू को चेक करेगा। कल को आप शिक्षिका बनकर जाती हैं, कल को आप शिक्षक बनकर जाते हैं, तो दोस्तों ये बताओ सबसे बेहतर तरीका आपका कौन सा होगा जब आप पढ़ाने जाएंगे? तो याद रखना है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यह हो जाएगा खेल विधि, क्योंकि करके सीखना, स्वयं सीखना ये सब नहीं, क्योंकि बच्चे यार क्या है, प्राथमिक स्तर छोटे बच्चे हैं, और छोटे बच्चे को आप कहानी, कविता इसके माध्यम से सिखाएंगे ना, तो आप खेल खेल में चीजों को सिखा देंगे, वही सबसे अच्छा तरीका होगा। क्वेश्चन नंबर 19 जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए स्क्रीन पर यह रहा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि ये तो यार बहुत सिंपल है। आपका स्कोर मुझे पता है 10 के ऊपर जाएगा, लेकिन जल्दी से बताएं कितना जाएगा। प्राथमिक स्तर, देखिए बहुत ईमानदारी से आपने वीडियो वॉच करी, हम इसके शुक्रगुजार हैं कि आप बेहतर स्कोर कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि हर बहन हर भाई ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और लाइक बहुत ईमानदारी से करें। देखिए जो काम करना है ईमानदारी से, जितना खाना है ईमानदारी से, जितनी बुक पढ़नी है ईमानदारी से पढ़नी है, ठीक है। झूठ नहीं बोलना कभी अपने माता पिता से, घर वालों से और हमसे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत हमसे चलेगा, लेकिन पढ़ाई बहुत सॉलिड करनी है, कम करनी है लेकिन सॉलिड करनी है। टेलीग्राम पर पीडीएफ प्राप्त करने के लिए लिंक नीचे है, या सर्च करें टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए GURUJI एक स्पेस WORLD,
WORD नहीं है, WORLD है, लोगो मिल जाएगा ग्रीन कलर का। आंसर किसके साथ चला जाएगा? 19 का आंसर चला जाएगा डी के साथ। अभिव्यक्ति में आसानी होगी। मातृभाषा क्यों? क्योंकि उसको जो है सोचने समझने विचार करने अपने विचारों को आदान प्रदान करने में आसानी होगी। पुस्तक नहीं, देश प्रेम से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, बच्चा छोटा है, देश प्रेम से क्या मतलब यार, उसको समझ में ही नहीं आ रहा तो देश प्रेम तो यार दूर की बात है। पाठ को समझने में अब बहुत सारे बच्चे ए भी लगा रहे होंगे, लेकिन मातृभाषा का मतलब क्या होता है? अरे बच्चे के जो जिले की भाषा है, बच्चे के जो घर की भाषा है, बच्चे के जो परिवार की भाषा, मोहल्ले की भाषा है, वो टीचर ही ना समझ पा रहा हो, या जो टीचर बोल रहा है वो बच्चा ही ना समझ पा रहा हो, तो यार अभिव्यक्ति का आदान प्रदान कैसे होगा? तो आंसर जाएगा डी के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, आज के लास्ट प्रश्न पर 20 नंबर पर। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का जनक कौन है? प्रतिपादन किसने किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा मिस्टर फ्रोबेल के साथ, यानी 20 का आंसर जो जाएगा वो 3 के साथ चला जाएगा। बताइए दोस्तों स्कोर कितना हुआ? सबसे पहला काम है कि आपको नीचे लिंक मिलेगी और डायरेक्ट टेलीग्राम। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जबरदस्त होंगे, बेहतर होंगे, स्वास्थ्य बहुत उम्दा होगा। आज की इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चंस लेंगे, मात्र 25 मिनट से भी कम क्वेश्चंस कराएंगे, यानी समय बहुत कम लेंगे। क्वेश्चंस का धुआं निकालना आपका काम है। पहला क्वेश्चन एक साहित्यिक रचना है कि निर्मला किसकी रचना है? ध्यान दीजिएगा, स्कोर आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में स्कोर क्या रहा है। यदि आपको लगता है कि आपकी हिंदी जबरदस्त है, उम्दा है, तो आप इस टेस्ट पेपर को जरूर लगाइए। निर्मला किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो प्रेमचंद्र, यानी ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक करेंगे। याद रखिएगा, प्रेमचंद्र के साथ गबन, गोदान, ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे मंगलसूत्र एक प्रमुख रचना है जो कहीं ना कहीं इनकी अधूरी रचना मानी जाती है। ऑप्शन ए हमारा लॉक हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब देखिए इस क्वेश्चन में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब भाई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो मतलब क्या है, कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में होगा तो होगा। अब स्त्रीलिंग करने के लिए हमें या तो पुल्लिंग छांट लेना है अलग से, या स्त्रीलिंग अलग से छांट लेना है। जैसे विवाद की बात करें, सार की बात करें, रूप की बात करें, या सनक की बात करें, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो सनक, यानी सनक हमारा स्त्रीलिंग में आता है। सार, रूप और विवाद, आप कहते हो नहीं कि विवाद कहीं पर क्या विवाद हो गया है, तो वो हमारा मेल की वॉइस निकालता है, इसलिए वो हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। सार और रूप ये सभी पुल्लिंग है। हमारा मात्र डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड कह रहा है अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है? सबसे पहले उपसर्ग की कंडीशंस आपको जाननी चाहिए। कल को क्वेश्चन एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि उपसर्ग होता क्या एक्चुअल में। उपसर्ग वो होता है जो शब्द के आगे लगता है, यानी शब्दांश के आगे लगने वाला हमारा उपसर्ग कहलाता है, और शब्दांश के जो पीछे लगेगा वो हमारा प्रत्यय कहलाएगा, यानी सफिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो यानी आगे का मतलब है कि इस वर्ड में भी जो आगे होगा, तो आगे आप सभी जानते हो कि जब भी यारा ला वा पर कोई भी आधा वर्ड चढ़ा होता है वो आपका ई में बदल जाता है, यानी अभी हो जाता है। ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलें आगे, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निर्धन में कौन सा संधि है? अब यहां से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 क्वेश्चन कौन से बनेंगे? 2 क्वेश्चन ये बनेंगे कि एक तो ये बता दीजिएगा कि निर्धन में कौन सा संधि है, ठीक है ना, कौन सा संधि है, और दूसरा क्वेश्चन ये आपका ट्रेंड करेगा कि निर्धन में जो है संधि विच्छेद क्या है। तो संधि विच्छेद के लिए आप ये कहते हो कि सर निह धन कहीं ना कहीं चला जाएगा, है ना, और निह जैसे ही आएगा तो मैं विसर्ग तो मार ही दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये भी देख रहे होगे कि विसर्ग यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट होगा नहीं होना चाहिए। चलेंगे। अच्छा एक चीज और बताइए, संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो मैंने बार बार आपको रटाया है, जो नए बच्चे हैं याद रख लें, संधि हमेशा वर्णों से मिलकर बनती हैं, यानी वर्णों से मिलकर बनने वाली संधि हमारी 3 प्रकार की संधि होती हैं। एक व्यंजन होती है, एक स्वर होती, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, स्वर होती है, व्यंजन होती है और विसर्ग होती है। ठीक है ना, ये स्वर के सभी पार्ट होते हैं। यण, ठीक है ना, यड़ होते हैं, अयादि होते हैं, और दीर्घ होती है, वृद्धि होती है, ठीक है ना, इस तरीके के 5 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा शब्द द्विग समास है? अब इस क्वेश्चन में बच्चे परेशान रहते हैं, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन को करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि द्विगु समास का एक जो विशेषता होता है, इसकी जो प्रमुख विशेषता यह है कि उसका पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है।
एनी डाउट? बोले सर कोई दिक्कत नहीं। यानी मुझे ऐसा देखना है इसमें कि भाई कहीं ना कहीं हमारा संख्यावाची हो, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि सर मैंने तो ये पढ़ा है कि ये तो समास बहुब्री होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखो कि द्विगु समास की जो पहचान होती है कि जो प्रथम पद होगा, क्या होगा? प्रथम पद अगर है, जो प्रथम पद है वो संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या है? संख्यावाची होता है, और संख्यावाची मात्र डी ऑप्शन में है, तो चतुर्भुज ही माना जाएगा। जब बहुब्री पूछता तो भी हम चतुर्भुज मारते, क्योंकि चार भुजाएं हैं जिसके, तो हम ब्रह्मा की तरफ, भगवान ब्रह्मा की तरफ इशारा करते हैं, है ना? तो आपको याद रखना है कि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी यहां पर इसी ऑप्शन को देना पड़ेगा, ठीक है? कल को क्वेश्चन में यह पूछ दिया जाए कि चतुर्भुज में कौन सा समास है और द्विगु बहुब्री दोनों दिए हों ऑप्शन में, तो आप वहां पर बहुब्री, है ना, समय के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, आकलन शब्द का विलोम क्या होता है? तो याद रखिएगा, आकलन शब्द का विलोम क्या होता है। यदि आप पहली बार विजिट करे हैं हर बहन हर भाई, तो सब्सक्राइब करें राष्ट्रहित में, ठीक है ना? क्योंकि हमें आपका सिलेक्शन पूरी तरीके से दिखाई देता है। 2 कदम आपको आगे रखने पड़ेंगे और अंधेरा मिट जाने वाला है। हर बहन हर भाई के लिए पूरी तरीके से फ्री क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड होती हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लें हमारे हृदय से जुड़ने के लिए। आकलन शब्द का विलोम जो होता है गाइस, वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसके साथ? विकलन के साथ जाएगा या नहीं जाएगा? तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो देखिएगा, तुरंग शब्द की बात करें तो तुरंग का मतलब क्या होता है? तो तुरंग का मतलब होता है घोड़ा हो सकता है क्या, घोटक हो सकता है क्या, है हो सकता है क्या, बाजी हो सकता है। अब ये जो बाजी शब्द लिया ना, यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है ना? इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन चला जाएगा वो क्या हो जाएगा? बाजी शब्द हो जाएगा। ये बार बार आपको याद रखना है। अच्छा, किंकर का मतलब क्या होता है? किंकर का मतलब होता है सेवक, गुलाम, दास, है ना? तो ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहां पर 9 ले लेते हैं। 8 थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके 4। चारों क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है रामचरितमानस की शैली क्या है? तो रामचरितमानस की जो शैली है, और एक और पूछा जाता है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। एक और पूछा जाता है रामचरितमानस की भाषा और एक शैली, जो इस क्वेश्चन में पूछा है, और एक क्वेश्चन ये भी कि किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना? ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जब भाषा की बात करें तो भाषा दोस्तों अवधी भाषा है, ठीक है ना? जब शैली की बात करें तो शैली आपकी प्रबंध शैली है, ठीक है? शैली प्रबंध शैली है। और रामचरितमानस को लिखा किसने है? तुलसीदास ने लिखा है। तो इन तीनों क्वेश्चन के ऑप्शन में स्क्रीनशॉट आप फटाफट अपने मोबाइल में डाल लीजिए, चाहे आप कहीं भी लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, ठीक है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलें आगे, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10, भ्रमर गीत का रचयिता कौन है? भ्रमर गीत का जो है रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, यहां पर ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? ए के साथ चला जाएगा। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, बताइए। हाँ जी, सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है, जैसे सूरसागर प्रमुख हुआ, है ना? सूरसागर जो है प्रमुख हुआ, साहित्य लहरी भी है, और सूर सारावली, इन्हीं तीनों में से पूछा जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 11, पूर्वा के रचयिता कौन है? तो पूर्वा के रचयिता एग्जाम में पिछली बार ट्रेंड हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है? पूर्वा के रचयिता कौन है? तो आपके जाएंगे अज्ञे साहब, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर हमारा चला जाएगा किसके साथ? अज्ञे के साथ चला जाएगा। 11 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। इस क्वेश्चन को भी आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है गाइज, जवाब दीजिएगा यहां पर क्या होगा। क्या बात है, समय आप ले सकते हो, ठीक है ना? समय आप ले सकते हो। चलिए, क्या बात है। हाँ, श्लेष अलंकार जो बच्चे मार रहे हैं तो बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। श्लेष अलंकार यदि आप मार रहे हो तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो श्लेष अलंकार के साथ ही चला जाएगा। श्लेष अलंकार की बात करें कि पंक्ति में शब्द जो है श्लेष अलंकार होगा,
यहां पर जो है, यहां की बात करें, यहां 12, 12 का मतलब समझ रहे हो ना, लड़कपन में, जलाने पर, और बड़े का मतलब होता है बढ़ा देने पर यानी बुझ जाने पर। यहां श्लेष का मतलब होता है कि चिपकना, हमेशा याद रखिएगा, चिपकना। जहां पर एक शब्द ही, एक शब्द के अनेकों अर्थ हों, एक शब्द के अनेकों अर्थ हों, जहां एक शब्द के बार बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। इसलिए आपको याद रखना है गाइस, ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जवाब दीजिए, क्या बात है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है यहां पर, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तो यहां पर जो आंसर जाएगा, हर से कह रहे हैं तो हमारा मतलब है कि दुखद तो होगा नहीं, वीर हो नहीं सकता, करुण होगा नहीं, रौद्र की बात नहीं कर सकते, यहां पर श्रृंगार, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम किसी ना किसी के प्रेम भाव को प्रकट कर रहे हैं, और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है या प्रेम होता है। यह बात आपको दिमाग में रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि है। पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि है, जरा जवाब दीजिएगा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब भी पुरस्कार को हम कहीं ना कहीं संधि विच्छेदित करते हैं तो पुराहा धन निकलता है, और जब पुराहा धन निकलेगा तो हम विसर्ग की तरफ जाएंगे। हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी 14 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को मैंने ये भी कहा था कि अगर, ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि अगर 4 वर्ड आपको याद हैं, या रा ला वा, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हिंदी में अंतःस्था व्यंजन। और अगर अंतःस्था व्यंजन पर कोई भी वर्ड लटका हुआ है, यहां ता लटका हुआ है, देखो यहां पर लटका हुआ है, यानी यारा लाबा में अगर कोई भी आपका व्यंजन लटका हुआ है तो वो दुनिया का हर संधि कौन सा होगा, यड़ संधि होगा। याद रख लीजिएगा, कोई भी आ जाए, चाहे आप अभ्यागत को ले लो, अभ्यागत अगर आ जाता तो स्वागत अगर आ जाता, मतलब या रा ला वा पर अगर व्यंजन लटका है तो आंसर यड़ संधि होगा। इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी माइंड यूज नहीं करना है मेरे भाई। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 16, गुणा केस का संधि विच्छेद क्या होगा। गुणा केस का संधि विच्छेद अच्छे बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जाएगा गुणाका धन ईज, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर, समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, जरा जवाब दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अविकारी शब्द को हम समुच्चय बोधक कहेंगे क्या, विकारी को कहेंगे, या हम बोध कहेंगे, या फिर हम नन ऑफ दीज कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ऑप्शन नंबर अविकारी यानी ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, अविकारी शब्द होते क्या हैं। अविकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग वचन के अनुसार बदलते नहीं है, सिंपल सी बात है, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कोष्टक में दिया गया शब्द क्या कहलाएगा, जरा जवाब दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पर अगर हम बात करें, यह विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है, यह विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है, और विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, 22। विराम चिन्हों के जनक किसे कहा जाता है, तो कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। ठीक है ना, कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। साथ ही साथ आपको यह बताना है कि इस कोष्टक में ये जो चिन्ह है ये कौन सा है, तो आंसर जाएगा किसके साथ, आंसर जाएगा योजक चिन्ह ना छोड़कर ऑप्शन डी जाएगा। देखिए मैंने आपसे कहा कि मुझे लिखना था कि राम बाजार जाता है, और मैंने गलती से कॉपी में लिख दिया राम जाता है, केवल लिख दिया। अब मुझे ये नहीं पता राम कहाँ जाता है, तो मैं ये भूल गया लिखना बाजार। तो मैं ऐसे करता हूँ ना, यहाँ पर आप भी यही करते होंगे, मैं तो यही करता हूँ, तो ऊपर मैं लिख देता हूँ। तो मतलब ये चिन्ह लगा रहे हो ना, ये देखो यही वाला चिन्ह है, तो मतलब क्या है, मुझसे जो गलती हुई थी, जो मुझसे त्रुटि हुई थी, वो मैंने यहाँ पर सुधार कर ऊपर लिख दिया है ना। जब भी हम कोई चीज भूल जाते हैं तो मैं इसको यहाँ पर करके ऊपर लिख देता हूँ, तो यही हमारा क्या होता है, हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा, एक ऑप्शन और बढ़ा लीजिएगा, एक ऑप्शन बढ़ा लीजिएगा, अद्भुत रस। ठीक है ना, अद्भुत रस। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विस्मय स्थायी भाव किसका है। अब देखो स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कल को क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि संचारी भाव कितने होते हैं, तो संचारी भाव 33 होते हैं।
ऐसे ही कल को क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि विस्मय जो है आपका, यहाँ पर विस्मय जो है अद्भुत, अद्भुत जो है ना, अद्भुत रस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गलती से आपका आंसर नहीं टाइप किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, अद्भुत रस। हास्य की बात करें तो हास हो जाता है ना, हंसी की बात कर लेते हैं। करुण की बात करें तो शोक हो जाता है। शांत की बात करें तो शांत का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। और श्रृंगार की बात करें तो ये होता है रति या प्रेम होता है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 20 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, किस छंद में 6 चरण होते हैं। सभी बहनें सभी भाई वीडियो को लाइक जरूर करें ईमानदारी से। कोई भी बहन कोई भी भाई अगर कुछ भी लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। प्यार ही इंपॉर्टेंट है, दुनिया विश्वास और प्यार पर जीती है दोस्तों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ड। किस छंद में 6 चरण होते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो छप्पे के साथ, ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। चौपाई में कितनी मात्राओं की बात करते हैं, तो प्रत्येक मात्रा में 16, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। सोरठा किसका उल्टा होता है, सोरठा दोहा का उल्टा होता है। दोहा में 13 11 मात्राएं और सोरठा में 11 13 मात्राएं। इस क्वेश्चन का आंसर 6 के साथ, छप्पे के साथ चला जाऊंगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 21 कह रहा है संज्ञा प्रकार नहीं है। संज्ञा दोस्तों होता क्या है, संज्ञा एक्चुअल में होता है नाउन। नाउन होता क्या है, नाउन होता है एक्चुअल में नेम, यानी किसी का नेम हो। जाति की बात करें तो जातिवाचक उसके अंतर्गत आता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर जाति हो जाएगा, नहीं। संज्ञा क्या होता है, तो आंसर दे दिए, संज्ञा नेम है। नेम का मतलब क्या है, किसी देश का नेम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नेम हो सकता है, किसी जगह का नेम हो सकता है, किसी झील का नेम हो सकता है, किसी माउंट का नेम हो सकता है। मतलब क्या है, संज्ञा किसी का नेम हो सकता है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, तो संज्ञा के प्रकार एक्चुअल में 5 माने गए, वैसे तो 3 माने जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम देखा जाए कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, इनको 3 प्रमुख रूप से माना जाता है। लेकिन देशवाचक ये कहां से आ गई, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। और आपको बताना है कि हिंदी में कारक कितने होते हैं। कमेंट बॉक्स में आपका आज का होमवर्क है कि हिंदी में कारक कितने होते हैं, जरा कमेंट कीजिएगा। दूसरी चीज, यहां पर से आ रहा है, यहां पर क्या था, यहां पर एक पेड़ था। मैंने कहा एक पेड़ था, और इस पेड़ में क्या था, एक लड़का भाई जो है चढ़ा हुआ था, और जमीन पर क्या हुआ, आम तोड़ने गया, तो फिर भैया क्या हो गया, जमीन पर जो है वो कहीं ना कहीं गिर गया आके, ठीक है ना। और जैसे ही वो गिरा, तो ये बताओ कि इसका जो है यहां से क्या हो गया, यहां से इसका अटैचमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। हम ये कहेंगे कि पूरी तरीके से डिस्टेंस अलग हो चुका है। जब भी किसी चीज का अलगाव होता है, जब भी किसी चीज का अलगाव होता है, तो वहां पर हमें अपादान कारक लगाना पड़ता है। हमारा इसमें से कारक का विलोप होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। 23 देखिएगा, हमसे कह रहा है समर्पण किसकी रचना है। हिंदी में समर्पण जो है किसकी रचना है, जरा जवाब दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा गाइस, वो ऑप्शन नंबर किसके साथ, माखन लाल चतुर्वेदी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। माखन लाल चतुर्वेदी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 25 देखिएगा, प्रेम सागर, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है कि प्रेम सागर किसकी रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है, प्रेम सागर किसकी रचना है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि साहित्य का गद्यकार, जो हिंदी साहित्य के गद्यकार को प्रथम गद्यकार माना जाता है, यानी हिंदी का प्रथम गद्यकार किसे माना जाता है, तो आप ये कहते हो कि सर लल्लू लाल को माना जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, यहां पर कह रहा है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, तो लल्लू लाल हो जाएंगे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए, लास्ट के 5 क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा, और बहुत उम्दा प्रश्न लिए हैं 5 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है शुद्ध बर्तनी आपको चुनना है, जवाब दीजिएगा कि शमशान को शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, बताइए। बहुत अच्छे। तो देखिए एक्चुअल में शमशान को लिखने के लिए कोई ज्यादा परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है, और साथ ही साथ ऑप्शन नंबर बी और सी में आपका सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 27, योगदान में कौन सा समास है। योगदान में कौन सा समास है, आपको समय मिल जाता है थोड़ा सा ज्यादा, यानी सोचने के लिए जल्दी से बताइएगा, 10 सेकंड का समय मिलता है। क्या बात है। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 में बात करें, तो ऑप्शन जाएगा तत्पुरुष समास के साथ, बी के साथ, ठीक है। तत्पुरुष समास की बात करें तो आंसर क्यों होगा, योग का दान। और योग का दान का मतलब होता है कि संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष का लोप हो रहा है पूरी तरीके से। संबंध का मतलब क्या होता है,
जहां पर का, की, के, रा, री, रे आता है, इसलिए ऑप्शन हम बी लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 28, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, जरा बताने का कष्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। सभी राक्षस हैं इसमें, इनमें सभी राक्षस हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो कहीं ना कहीं राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। दैत्य का मतलब होता है राक्षस, बिल्कुल ठीक बात। दैत्य का मतलब दानव होता है, बिल्कुल ठीक बात। निशाचर होता है, बिल्कुल ठीक बात। ये आंसर सी हो जाएगा। दैत्यों के बीच में अगर देवता हैं, और भू का मतलब आप सभी समझते हो कि भू का मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी का, सुर का मतलब क्या होता है? सुर का मतलब होता है देवता, ठीक है ना। पृथ्वी का जो देवता होता है उसको भूसुर कहा जाता है। तो भाई राक्षस और दानव निशाचर ये हो जाएंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है पूछा था। क्वेश्चन नंबर 29, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अट्रैक्टिव क्वेश्चन। क्या बात है। सब्सक्राइब करने के लिए हर शेर हर शेरनी का दिल से धन्यवाद। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पूरे साल का करंट अफेयर प्लस हिंदी, जीके सेक्शन, साइंस सेक्शन, जितना पॉलिटी सेक्शन है, जितना ज्योग्राफिकल सिस्टम है, पूरी तरीके से हिस्ट्री सेक्शन को कवर करा रहा है मैराथन क्लासेस में। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, कहीं पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं। एक पैसा न किसी शिक्षक से, न किसी शिक्षिका से, न किसी स्टूडेंट से, किसी से नहीं लिया है। तैयारी करते रहिए और अपने एग्जाम का धुआं भरते रहिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डी के साथ, क्योंकि आधुनिक और नवीन पर्यायवाची हमसे विलोम पूछा था। आधुनिक का क्या होता है? प्राचीन होता है, नवीन नहीं होता है, ठीक है ना, प्राचीन होता है। आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर, क्या बात है, बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक करने के लिए दिल से धन्यवाद गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म के सभी शेर शेरनियों को। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा कृपा के साथ, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। क्या बात है। टेलीग्राम को तुरंत ज्वाइन करें जाके अभी। अभी का मतलब है अभी, GURUJI एक स्पेस WORLD, गुरुजी वर्ड, WORD नहीं है, WORLD है। ऐसा तुरंत आपको लोगो मिल जाएगा। PDF प्राप्त करने के लिए सभी बच्चे, सभी बहनें, सभी भाई, सभी शेर शेरनी तुरंत जाकर क्या कर लें, एकदम से टेलीग्राम डाउनलोड करें और सर्च ऑप्शन में GURUJI एक स्पेस WORLD है और सर्च करोगे तुरंत आ जाएगा, जिसमें लाखों बच्चे हों, ज्वाइन कर लेना। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी। बेस्ट क्वेश्चंस का संकलन लिया था यहाँ पर, और बेहतरीन क्वेश्चंस को हमने देखा कुछ ही मिनटों के अंदर। समय आपका ज़्यादा नहीं लिया है, कहा था 25 मिनट, और 20 मिनट के अंदर पूरा कर दिया। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी। इंकलाब जिंदाबाद।